आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी गोलाबारी की है। पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के एक जेसीओ शहीद हो गए। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में सेना के जेसीओ स्वतंत्र सिंह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें उधमपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन घायल स्वतंत्र सिंह को बचाया नहीं जा सका। वो उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले थे। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस वक्त ताजा स्थिति वहां पर क्या है? आज देखिए, कल पूरा दिन पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के शाहपुर, कस्बा और किरनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हैवी मोटार शेलिंग और हैवी फायरिंग की गई थी। लेकिन अभी रात को 12 बजे के बाद से फायरिंग बंद है, लेकिन सेना ने सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू किया हुआ है, क्योंकि लगातार सीज फायर का वायलेशन घुसपैठ के लिए होता है। कल की गई फायरिंग में भारतीय सेना का एक सूबेदार स्वतंत्र सिंह, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वो कल गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें सेना हॉस्पिटल उधमपुर में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन वहां पर उन्होंने शहादत पा ली। तो लगातार सीज फायर का वायलेशन जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। कल पूरा दिन पुंछ, कस्बा और शाहपुर सेक्टर में हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय रिहायशी इलाकों में और भारतीय सेना की पोस्टों को टारगेट करके की गई थी। कोलकाता में एक फ्लाईओवर को शुरू करने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा 2018 में अचानक टूटकर गिर गया था, जिसके बाद से यह अब तक खोला नहीं जा सका। और इसके विरोध में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। पुलिस से बचने की कोशिश में कुछ कार्यकर्ता सड़क पर गिर गए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जमकर पीट दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी ये लोग शांत नहीं हुए और नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी सख्ती बरतते हुए आसपास मौजूद लोगों को भगाने की कोशिश तेज कर दी। पुलिस उन्हें दौड़ा करके लाठीचार्ज कर रही है और कई जगहों पर यही तस्वीर सामने आई है। काफी देर की कोशिश के बाद भी इन बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा शांत नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस वालों ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर एक गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। इस दौरान वहां जमकर धक्का मुक्की हुई। काफी देर की कोशिश के बाद पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और वहां खड़ी एक बस में बैठा कर ले गए। बीजेपी के हंगामे के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सामने आई और फ्लाईओवर नहीं बनने के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहरा दिया। आज এই 2-3 বছর ধরে বেহালার মানুষ কত কষ্ট করেছে, দক্ষিণ কলকাতার মানুষ কত কষ্ট করেছে। 9 মাস আগে এটা হয়ে যেতে পারতো, শুধু একমাত্র রেল লাইনই পারমিশন সঠিক টাইমে, সেই জন্য আমাদের ফেস করতে হয়েছে। एक तरफ किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गर्मा गई है। इस मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार किसान संगठनों को प्रदर्शन करने के लिए उकसा रही है, जिससे हरियाणा का माहौल बिगड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब की सरकार ने उकसाया है। हमारे यहाँ अगर वो अपने पास रोक लेते और हमारे यहाँ का वातावरण न करने देते तो बहुत ही अच्छा होता। जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भड़क गए। उन्होंने तुरंत ट्वीट कर खट्टर के आरोपों का जवाब दिया और उनसे पूछा कि अगर वो किसानों को उकसा रहे हैं तो हरियाणा के किसान केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। हरियाणा में देखो, हरियाणा के किसान सब एजिटेट कर रहे हैं, उनको भी मैं इंसाइट कर रहा हूँ। किसान संगठनों के प्रदर्शन के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की भिड़ंत के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान आया, जिन्होंने कृषि बिलों का विरोध करने वाली पार्टियों को खरी खरी सुना दी। जो राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल अपने गिरेबा में झांक कर देखें कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र के बिलों में कमियां गिनवा रही हैं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि मंडियों से बाहर फसल बेचने जैसे मुद्दे शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि वो ना तो मंडी बंद होगी, ना ही एमएसपी मिलना बंद होगा। राजनाथ सिंह ने किसानों को बातचीत का न्योता देते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील की। मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो फूड ग्रेन्स परचेज किए जाने का यहां तक प्रश्न है, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, बल्कि पहले से कहीं अधिक एमएसपी के द्वारा खरीद का सिलसिला जारी रहेगा। मैं देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं
और मैं उनसे अपील करूंगा कि वो कृपया अपना आंदोलन समाप्त करें। मैं उनसे बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। और मैं तो डिफेंस मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं तो किसान का बेटा होने के नाते, एक किसान होने के नाते मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं उनसे बातचीत करने को तैयार हूं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा। ये लोग वहां पेंशन निकालने से जुड़े एक बिल को मंजूरी देने की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई। पुलिस ने इन लोगों पर पानी की बौछार शुरू कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर होने लगे। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों का गुस्सा और भड़क उठा और उन्होंने भी पथराव शुरू कर दिया। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। राजधानी सैंटियागो की सड़कों पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान कई लोग हिरासत में ले लिए गए, जिन्हें जबरन घसीटते हुए वहां से दूर भेज दिया गया। इससे पहले लोगों ने खाली बर्तन बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां बेरोजगारी और महंगाई से परेशान लोग अपनी पेंशन का 10% हिस्सा रिटायरमेंट से पहले ही दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। मुंबई हमले के 12 साल पूरे होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा एजेंसियों और जवानों की तारीफ की। एसटी लीडरशिप समिट में गृह मंत्री ने साफ किया कि 26/11 के बाद भारत के मजबूत सुरक्षा चक्र को भेद पाना अब आतंकवादियों की बस की बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आज देश में नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जो बदलाव हुए हैं, उससे हम सभी देशवासियों को यह विश्वास जरूर दिला सकते हैं कि भारत ने अपना इंटरनल और एक्सटर्नल यह सुरक्षा चक्र इतना मजबूत कर लिया है कि एक और 26/11 को हिंदुस्तान की धरती पर अंजाम देना अब लगभग नामुमकिन है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी की वजह से मनाली और लेह को जोड़ने वाली अटल टनल में आवाजाही रोक दी गई। भारी बर्फबारी से कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप होने और बिजली गुल होने के साथ ही कई सड़कें बंद हो गई, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई। बर्फ जमा होने से एक सड़क पर कई गाड़ियां खड़ी दिखी। 1 दर्जन के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र जो बस रूट है वो प्रभावित हुआ है, जिसके चलते लोगों को यातायात के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर तो इतनी बर्फ जमा हो गई कि किसी भी चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। ऊंचे पहाड़ों पर भी बर्फ की चादर बिछ गई, जबकि मकानों के साथ साथ पेड़ भी बर्फ से ढक गए। हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में तापमान गिर गया। सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई, जिसकी एक तस्वीर हिमाचल के मनाली से भी सामने आई। वहां पिछले 4 दिन से हो रही बर्फबारी से सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जबकि कई पेड़ भी बर्फ से ढके दिखाई दिए। इस बर्फबारी से पर्यटन के कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए। जो किसान बागवान है उनके लिए बर्फबारी कहीं न कहीं जो काफी फायदेमंद साबित हो रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से भी सामने आईं। वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक गए। पेड़ पौधे और मकान सभी पर बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। पहाड़ों के बीच से उठते कोहरे ने वहां की खूबसूरती को और बढ़ा दिया, लेकिन भारी बर्फबारी ने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी और वो घर के अंदर ही रहने को मजबूर हो गए। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि राजधानी में कर्फ्यू लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राजधानी में फिलहाल किसी भी तरह का कर्फ्यू लगाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि यह भी कहा गया कि यह सख्त फैसला कोरोना के हालात को देखते हुए लिया जा सकता है। इससे पहले अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें दूसरे शहरों की तरह दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू और रविवार को कर्फ्यू लगाने की मांग की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कोरोना से निपटने के लिए दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में सही जानकारी नहीं देने पर केजरीवाल सरकार को फटकार भी लगाई। उत्तरकाशी के हर्षिल में भारी बर्फबारी से वहां कई फीट ऊंची बर्फ जम गई। इसी बर्फबारी के बीच वहां से एक बारात भी निकली, जिसमें दूल्हा बारातियों समेत बर्फबारी का मजा लेते हुए दिखाई दिया। आज मेरी शादी है, मैं बहुत खुश हूँ, ऊपर वाला भी बहुत खुश है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने विराट कोहली की तारीफ की और उन्हें फिर द बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम यानी अब तक का बेस्ट वनडे खिलाड़ी बताया। दिल्ली पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के पूर्व मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए इस पूर्व मैनेजर पर सहकारी बैंक को 5 लाख का चूना लगाने का आरोप लगा है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और बीएमसी के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। सितंबर महीने में बीएमसी ने कंगना के बांद्रा इलाके में बने दफ्तर में अवैध निर्माण करने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब नहीं देने पर बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए कंगना के दफ्तर के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया था।
जिसके बाद कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बीएमसी की कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की थी। इस पर बीएमसी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और अपनी कार्रवाई को सही मानते हुए दावा किया कि कंगना के दफ्तर में की गई तोड़फोड़ नियमों के तहत की गई थी। इस पूरे मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रहे डिएगो मैराडोना की आखिरी झलक पाने के लिए भीड़ ऐसी बेकाबू हुई कि पुलिस को कुछ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। 60 साल के डिएगो मैराडोना की एक दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के दफ्तर में रखा गया। लेकिन बाहर डिएगो मैराडोना के फैन इतने ज्यादा बेसब्र हो गए कि कतार में खड़े होकर एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो गया और जल्द से जल्द अंदर दाखिल होने के लिए वो पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की करते दिखे। लोगों ने उन्हें रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड ही उठाकर फेंक दिए। एक तस्वीर में तो एक लड़का पुलिस से हाथापाई करने पर ही उतारू दिखा। मैराडोना के समर्थकों में ऐसी मारामारी शुरू हो गई कि दंगा निरोधी पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हालात संभालने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस का अमला बौना दिखा और कई लोग पुलिस का घेरा तोड़कर राष्ट्रपति दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए। सिर्फ अर्जेंटीना ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में भी खिलाड़ियों ने डिएगो मैराडोना की याद में मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में एक माने जाने वाले डिएगो मैराडोना के लिए लोगों का पागलपन यूं ही नहीं था। फुटबॉल की दुनिया में उन्होंने कई मकाम हासिल किए। उन्हीं की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 1986 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। हालांकि उस वर्ल्ड कप के एक अहम मैच में मैराडोना हाथ से गोल करके विवादों में भी आ गए थे, जिसे द हैंड ऑफ गॉड गोल कहा जाता। वो 1977 से 1994 तक अर्जेंटीना की टीम के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने अपने देश की तरफ से 91 मैच खेले, 34 गोल भी किए। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अर्जेंटीना की टीम के कोच का पद भी संभाला था। राजस्थान के श्री गंगानगर में कांग्रेस के एक विधायक के साथ चल रहे लोगों ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब टोल चुकाने के मुद्दे पर विधायक की गाड़ी को रोक दिया गया, जिस पर कांग्रेस विधायक जगदीश जांगड़ के साथ उनकी गाड़ी में बैठे लोगों का पारा चढ़ गया। उन्होंने गाड़ी के सामने बैरिकेडिंग लगाने वाले कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते उन्होंने उस पर कई मुक्के और थप्पड़ बरसा दिए। इतनी देर में टोल प्लाजा के दूसरे कर्मचारी वहां दौड़ते हुए पहुंचे। अपने साथी पर हो रहे हमलों का जवाब देते हुए वो भी विधायक के सहयोगियों पर टूट पड़े। हंगामा बढ़ता देख विधायक जगदीश जांगड़ अपनी गाड़ी से उतरे। उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों ही पक्ष अपना आपा खो चुके थे। काफी देर बाद यह हंगामा शांत हुआ। खबर है कि दोनों पक्षों ने पुलिस में एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मुंबई में बिजली के बढ़े बिलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे पर एमएनएस और बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन इस बार बवाल तब हुआ जब एमएनएस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए बांद्रा कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच गए, जहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद नाराज एमएनएस कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शन कर रहे लोगों को पीछे धकेलते दिखाई दिए, जबकि एमएनएस के कई कार्यकर्ता उनका विरोध करते रहे। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जिसमें शामिल ज्यादातर लोग पार्टी का झंडा लिए नजर आए। महाराष्ट्र की पूरी पुलिस खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन कार्यकर्ता कम नहीं, क्योंकि ये हम लोग का खुद का नहीं है, पार्टी वालों का नहीं है, हम लोग आम जनता के लिए कर रहे हैं। इस घटना से पहले बिजली के बढ़े बिलों के विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंबई के नजदीक ठाणे में भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और बढ़े बिलों को वापस नहीं लेने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच सुबह 9 बजे से सिडनी में पहला वनडे मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले विराट कोहली और टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ियों ने मैदान में अभ्यास किया। लालू यादव को रिम्स अस्पताल के निदेशक के बंगले से अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कोरोना खतरे की वजह से पिछले कई महीनों से लालू यादव इसी बंगले में अपना इलाज करवा रहे थे। इसी दौरान उन पर बंगले में फोन इस्तेमाल करने और खुले में घूमने जैसे कई आरोप लगे थे। पाकिस्तान ने 3 दिन बाद फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलाबारी की, जिसमें एक नागरिक घायल हो गया। पाकिस्तान की इस गोलाबारी का सुरक्षा बल ने भी करारा जवाब दिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए विदेशी उड़ानों पर लगी रोक 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। इस साल 23 मार्च से विदेशी उड़ानों के आने और जाने पर पाबंदी लगी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से अपना ध्यान रखने और टेस्ट करवाने की अपील की।
कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष के ड्रग्स केस में कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने उस ड्रग्स सप्लाई करने वाले को पकड़ा जिसने दोनों को गांजा मुहैया करवाया। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर के मुताबिक एनसीबी को गिरफ्तार किए गए ड्रग्स सप्लायर से कई और टीवी कलाकारों और सेलिब्रिटीज की जानकारी मिली है जिनको उसने ड्रग्स सप्लाई की है। एनसीबी ने पकड़े गए ड्रग्स पेडलर से 1.5 किलोग्राम गांजा बरामद होने का दावा किया है। मेक्सिको में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में हुए प्रदर्शन में ही हिंसा भड़क उठी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन किए गए, लेकिन मेक्सिको में ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गए। राजधानी मेक्सिको सिटी में प्रदर्शनकारी महिलाएं उन्हें रोकने के लिए तैनात पुलिस से भिड़ गईं। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, लेकिन भीड़ के सामने उनकी एक न चली। महिलाओं ने बैरिकेड तोड़ दिए और नेशनल पैलेस की तरफ बढ़ने लगी। भीड़ के तेवर देख वहां महिला पुलिस की एक और टुकड़ी भेजी गई, जिसने ढाल के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन पर हथौड़ियों और डंडों से हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने वहां आगजनी भी की। भीड़ में शामिल कुछ महिलाएं सड़क पर सामान इकट्ठा कर उसमें आग लगाती दिखी। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामले में मेक्सिको की हालत काफी खराब है। वहां साल 2019 में ही महिलाओं की हत्या के करीब 4000 मामले दर्ज किए गए थे। चीन की जेजियांग से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक ट्रक एक आदमी के ऊपर से गुजरता दिखाई दिया। ये घटना तब घटी जब आदमी सड़क को पार कर दूसरी तरफ जा रहा था और तभी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा ट्रक उसे बिना देखे आगे बढ़ गया और वो उसे रौंदते हुए वहां से निकल गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में आदमी की जान बाल बाल बच गई। इस घटना में उसे मामूली चोटें आई। केंद्र के श्रम कानून में बदलाव के विरोध में बुलाए गए मजदूर संगठनों के भारत बंद का असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कुछ राज्यों में देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में इस हड़ताल के समर्थन में कांग्रेस और सीपीएम ने साझा मार्च भी निकाला और सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। किसी भी तरह के हंगामे को शांत करवाने के लिए वहां पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन हंगामा होने से पहले ही पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर पुलिस किस बात पर भड़की। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ लोगों को चोटें भी आईं और उन्होंने इसके लिए पुलिस वालों को आड़े हाथ लिया। उत्तर 24 परगना के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान और दुर्गापुर से भी हंगामे की तस्वीरें सामने आईं। बर्धमान में मजदूर संगठनों से जुड़े कई लोग रेल की पटरियों पर उतरे और वहां से गुजरने वाली ट्रेनों को रोक दिया। दुर्गापुर में भी कुछ लोगों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के अलावा कुछ मजदूर संगठनों ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी प्रदर्शन किया। असल में भारत बंद का ऐलान करने वाले मजदूर संगठनों ने सरकार के सामने 10 मांगे रखी। इनमें सबसे अहम मांग है कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरों को हर महीने 7,500 रुपए दिए जाएं और उनके लिए राशन की व्यवस्था भी की जाए। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कुफरी में हुई ताजा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि इलाकों में बर्फबारी की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लोगों को खच्चर की मदद लेनी पड़ी है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में पिछले 4 दिनों से बर्फबारी और बारिश लगातार जारी है। वहीं ऊंचाई वाले रिहायशी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन ठहर गया है। बारिश और बर्फबारी की वजह से 2 नेशनल हाईवे समेत करीब 50 सड़कों पर वाहनों का जाम लग गया है। घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद ठंड भी काफी बढ़ गई है। वहां के लोग अपने घरों में ही दुबक गए हैं। हालांकि बर्फ का मजा लेने आए सैलानी बर्फबारी देखकर बेहद खुश हैं। हम लोग यहाँ पर आए देखने के लिए। पहली बार मैंने पाइन के ट्रीज पे इस तरीके से बर्फ गिरी हुई देखी। ऊपर गए, बहुत अच्छा लगा। ये जो अर्ली स्नोफॉल हुआ सर, इसकी वजह से टूरिज्म बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको तो यहाँ पर रुकना है। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर राजशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां प्रदर्शन से जुड़े कई नेताओं को राजशाही का अपमान करने के आरोप में समन्स भेजे गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सीधा राजा महावजीरालंकोन को निशाने पर ले लिया। राजधानी बैंकॉक में सैकड़ों की तादाद में लोग शाही परिवार के दखल वाले बैंक के सामने इकट्ठा हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां असली नोटों को एक कार्टून की तस्वीर वाले नकली नोटों से बदलने का अभियान भी चलाया गया। इन नोटों में राजा की जगह एक बतख की तस्वीर लगी दिखी। लोगों ने इन नकली नोटों को लहराते हुए राजा से शाही शानो शौकत और दौलत छोड़ने की मांग की। हालांकि इन प्रदर्शनों से बेपरवाह राजा महावजीरालंकोन अपने पिता की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान राजा और रानी वहां मौजूद समर्थकों से बातचीत करते हुए भी नजर आए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को कोरोना हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के 3 और नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने वाले इन तीनों नेताओं ने कुछ लोगों पर पार्टी के ऊपर कब्जा करने का आरोप लगाया। ब्राजील के साओ पाउलो में एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार 40 लोगों की मौत हो गई। इस बस में एक कपड़ा कंपनी के कर्मचारी सवार थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के एक गांव के पास हाथियों की डेरा जमा लेने से गांव वाले दहशत में आ गए। बताया गया कि उस झुंड में 17 हाथी हैं जो पिछले 3 दिनों से वहीं जमे हैं, जिनकी वजह से गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। हाथियों के उस दल ने न केवल खेतों में फसलों को बर्बाद कर दिया, बल्कि कई मकानों को भी तहस नहस कर दिया। इसके बावजूद हाथी जंगल में जाने का नाम नहीं ले रहे। गांव के आसपास ही उन्हें टहलते देखा गया। बताया गया कि वन विभाग को इसकी खबर दे दी गई, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समुद्र में चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। News18.com की रिपोर्ट है कि नौसेना ने एक अमेरिकी कंपनी से लीज पर 2 प्रेडेटर ड्रोन लिए हैं, जिनसे निगरानी में मदद मिलेगी। खबर है कि लीज पर लिए गए ये ड्रोन 21 नवंबर को नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए। सूत्रों के मुताबिक इन्हें नौसेना ने रक्षा मंत्रालय की ओर से मिले विशेष पावर के तहत लीज पर लिया, जो अगले 1 साल तक नौसेना के पास रहे और जरूरत पड़ी तो इन्हें भारत चीन सीमा पर भी तैनात किया जा सकता है। अमेरिकी कंपनी की तरफ से एक टीम के भारत आने की खबर है, जो नौसेना को इन ड्रोन के इस्तेमाल में मदद कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हैदराबाद जा रहे हैं। वहां वो एक रोड शो करके बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करेंगे। इस चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए भूपेंद्र यादव, किशन रेड्डी समेत कई बड़े नेता पहले से ही हैदराबाद में मौजूद हैं। आज जेपी नड्डा रोड शो के बाद बुद्धिजीवी लोगों के साथ एक बैठक भी करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव 1 दिसंबर को होना है, जिसके पहले 28 नवंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 29 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी तेलंगाना जाएंगे। गुजरात के राजकोट से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की एक टीम पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। राजकोट नगर निगम की ये टीम सड़क पर लगाए गए फलों के एक ठेले को हटवाने के लिए वहां पहुंची, जिस पर ठेला लगाने वाला शख्स भड़क गया। उसने चाकू निकाला और कुछ देर तक उससे सबको डराता रहा। यही नहीं, जब एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने कमर से चाकू निकालकर हमला कर दिया। इस हमले में वो पुलिस वाला जख्मी हो गया, लेकिन आरोपी यही नहीं रुका। उसने टीम के सदस्यों पर तरबूज फेंकने शुरू कर दिए। आरोपी लगातार अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को धमकाता भी नजर आया। गुस्साए आरोपी ने दूर खड़े पुलिस वालों पर सामान तोलने के लिए इस्तेमाल होने वाले वजन भी उठाकर फेंके। इस बीच वहां लोगों की भीड़ भी जुट गई, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकला और काफी देर तक एक सार्वजनिक टॉयलेट में जाकर छिपा रहा, जिसे वहां भारी पुलिस बल बुलाने के बाद बाहर निकाला गया। उसे पकड़ने के बाद पुलिस वाले उसे पीटते हुए वहां से थाने ले जाने लगे। ऐसे में वहां जुटे कुछ लोग भी उस पर हाथ साफ करते दिखाई दिए। एनएसए अजीत डोभाल आज श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर कोलंबो जाएंगे। मुंबई में एनसीबी ने 5 अलग अलग जगह छापेमारी में 5 ड्रग्स डीलर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एनसीबी ने ड्रग्स डीलर को भी 1.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया, जो कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को गांजा सप्लाई करता था। दुबई में छुट्टी मना रहे एमएस धोनी का परिवार के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें धोनी के साथ उनकी बेटी जीवा और पत्नी साक्षी भी ठुमके लगा रही हैं। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया। साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कड़ी सुरक्षा जांच की गई। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी समुद्र में फंसे 3 लोग और उनके साथ 2 कुत्तों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथियों के झुंड ने गांव के कई घरों को तोड़ दिया। बिहार सरकार ने भी कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसमें बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड बाजा और डांस पर रोक लगाते हुए शादी वाली जगह पर स्टाफ को मिलाकर अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रहेंगे। किसानों के आज होने जा रहे दिल्ली कूच को रोकने के लिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया। साथ ही सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ अगले साल होने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कंपनी ने ऐसे मास्क बनाए हैं जिन्हें पहनकर कोरोना से बचाव तो होगा ही, साथ ही ये बेशकीमती गहनों जैसे भी हैं, क्योंकि ये
हीरे और मोतियों से बने। कंपनी ने ये मास्क बेचने भी शुरू कर दिए हैं, हालांकि अभी तक इन्हें कोई खरीदार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह है इनकी आसमान छूती कीमत, जिसे चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं। बताया गया कि इस एक मास्क की कीमत 10 लाख येन यानी भारतीय रुपयों में 7 लाख रुपए से ज्यादा है। और ये मास्क मशीन से नहीं बल्कि हाथों से बनाए गए हैं, जिन पर हीरे, क्रिस्टल और मोतियों की खूबसूरत कारीगरी की गई। इनमें एक मास्क पर 0.7 कैरेट का एक हीरा और 300 से भी ज्यादा सोरोस्की क्रिस्टल जड़े दिखे। और करीब 330 मोतियों से बने इस मास्क ने तो दुकान पर पहुंचे सभी ग्राहकों का ध्यान खींचा। शोरूम में लोग इन मास्क को निहारते तो दिखे, लेकिन फिर भी ये मास्क अभी तक बिक नहीं पाए हैं। ये मास्क बेशक बिके ना हो, लेकिन कंपनी का मानना है कि कोरोना काल में उसके बनाए मास्क देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ही आ गई, ये भी काफी है। ये मास्क बनाकर कंपनी का मकसद मंदी की मार झेल रही फैशन इंडस्ट्री को उबारना भी है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। वहां पुलिस के जवानों ने कंक्रीट के बैरिकेड लगाना शुरू कर दिए हैं। पुलिस की कोशिश है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान दिल्ली में ना घुस पाए। इस बीच दिल्ली कूच के लिए निकले किसान रोहतक झज्जर सीमा पर पहुंच गए हैं और पुलिस के सामने ही जबरन किसान दिल्ली के लिए निकल गए। किसानों ने 26 और 27 नवंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि केंद्र सरकार विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है और दावा कर रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। यही नहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म कर बातचीत करने की अपील भी की है। दिल्ली हिंसा केस की जांच में जुटी पुलिस ने 20 गुनाहगारों की पहचान कर ली। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि जिन 20 आरोपियों की पहचान पुलिस ने की है, उनकी तस्वीरें वो जल्द जारी करेगी। पुलिस का दावा है कि 24 फरवरी को चांदबाग इलाके में हुई हिंसा में ये 20 लोग शामिल थे, जो हिंसा में मारे गए हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के बाद से फरार बताए जा रहे हैं, जिनका सुराग देने वालों को दिल्ली पुलिस ने इनाम देने का ऐलान किया। इसी साल फरवरी में सीएए और एनआरसी के विरोध में उत्तर पूर्व दिल्ली में कई जगहों पर हिंसा हुई। ऐसे 20 गुनहगारों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनके पोस्टर जल्द दिल्ली पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करेगी। ये वो 20 गुनहगार हैं जो चांदबाग हिंसा में शामिल थे। कांग्रेस में मचे घमासान पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बिना नाम लिए पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल पर जोरदार हमला बोला। दोनों ने बिहार चुनाव में पार्टी के लचर प्रदर्शन पर सवाल उठाए थे। I don't think anything should be taken out onto the public platform. जो ये बातें हैं, ये अंदर इन हाउस बातें हैं, ये हमारी बातें हैं। अगर आप कांग्रेसमैन हो, अगर कांग्रेसमैन नहीं है, फिर जो मर्जी का आपके करो। बड़ी खबर हरियाणा के सोनीपत से आ रही है। सोनीपत में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों ने पुलिस की बैरिकेड को तोड़ दिया है। किसानों के हंगामे के बाद सोनीपत में स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश हो रही है। हालांकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि नए कृषि कानूनों से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही एमएसपी खत्म होने जा रही है। सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की है। 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत भी प्रस्तावित है। तो ये सोनीपत की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर किसान बेकाबू हो गए हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। किसान मानने को तैयार नहीं है। हालांकि भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल मौजूद है, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है और दिल्ली कूच की तैयारी है। हालांकि इनके प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा पुख्ता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेड लगाई गई थी किसानों को रोकने के लिए, वो वहां से हटा दी गई और काफी तादाद में किसान वहां पर मौजूद है। बातचीत की कोशिश लगातार हो रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने भी किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन को खत्म कर दे और 3 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया है और ये लगातार सरकार की तरफ से बताने की कोशिश हो रही है कि ये कानून किसानों के हित में है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने फुटबॉलर डियागो माराडोना को अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि दी। सुदर्शन ने पुरी में समुद्र के किनारे माराडोना की रेत पर बेहद खूबसूरत आकृति बनाई, जिस पर उन्होंने लिखा, वी विल मिस योर गोल। दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डियागो माराडोना का बुधवार को 60 साल की उम्र में निधन हो गया। माराडोना को उनके घर पर ही हार्ट अटैक आया था। उनके निधन के बाद अर्जेंटीना में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों में शोक की लहर है और सोशल मीडिया पर इस महान फुटबॉलर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के राजकोट से, जहां पर एक कोविड अस्पताल में आग लगने से 5 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कई मरीज घायल बताए जा रहे हैं। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर के मुताबिक राजकोट के उदय शिवानंद अस्पताल में आग लगने से 5 मरीजों की झुलसकर मौत हो गई।
इस कोविड अस्पताल में 33 मरीज भर्ती थे, इसलिए माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बताया गया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। हालांकि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जांच के आदेश दे दिए हैं।